ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्स का जुझारूपन जो है वो उसी रेंज में अभी भी कायम है। इट्स 52,022 क्लोज टू ऑल टाइम हाई, बस मात्र उससे करीब 50 अंकों की दूरी है। निफ्टी बैंक संघर्ष करता हुआ 51,149 पे। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेड्स मतलब कॉल्स को लोकेट करने के लिए हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और उसी नोट पे से शुरू करते हैं जिस चर्चा को हमने भी ब्रेक से पहले छोड़ा था। गोल्ड, शानदार तेज़ी 72,300 पे गोल्ड ट्रेड करता हुआ। अब गोल्ड से संबंधित अगर आप देखें सारी ज्वेलरी कंपनियां, गोल्ड इटसेल्फ, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मुथूट मन्नापुरम फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त इस पूरे स्पेस को? आपका टेक इस स्पेस में करना क्या चाहिए, या फिर सीधे गोल्ड ही इस वक्त एक्सपोजर लेने लायक है? गुड आफ्टरनून। नहीं, देखिए, गोल्ड एक एक बहुत अच्छा डिफेंसिव बेट बनता है और जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं कि एक झुकाव गोल्ड की तरफ बढ़ता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि गोल्ड में जो रैली हमने देखी है, जो रन अप देखा है, उसको अगर आप कॉन्टेक्स्ट में सिल्वर के मूव के साथ देखें तो ट्रेडिशनली दोनों की चाल एक तरफा काफी हद तक रहती है इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा लैग करता है। तो अगर आप गोल्ड की चाल से प्रभावित हैं और आपको लग रहा है कि सिल्वर अभी नहीं वैसे चला जितना चलना चाहिए, और मैं आपको बता दूं जो जो प्राइसिंग ग्लोबल मार्केट्स में है, हमारे यहाँ ऑफकोर्स वो कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया था, लेकिन जो वापस वो हुआ है गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस रिकैलिब्रेट हुआ है, उस लिहाज से सिल्वर में आपको ज्यादा वो मिलेगा। और मैंने पहले भी एक बार समझाया था कि जब भी आप कैश पे बैठने की चेष्टा करें कि भी प्रॉफिट बुक करके क्या करें, तो एक सिल्वर में डिप्लॉयमेंट कोई भी जरिए से आप करें, चाहे डायरेक्ट सिल्वर लीजिए, ईटीएफ लीजिए। और मैं एज ए डिस्क्लोजर बता दूं कि मैंने भी यही किया है अपने कैश कंपोनेंट का, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के बीच का आर्बिट्राज जो है वो कहीं ना कहीं नैरो होगा, और सिल्वर की प्रोडक्शन फ्रेश जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है अभी, क्योंकि गोल्ड तो फिर भी माइनिंग से हो जाता है, आपके पास गोल्ड की खान है, उसमें से निकलते रहता है, सब होता है। सिल्वर प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक मैन्युफैक्चर, तो वो जो है 10% से ज्यादा की ग्रोथ है नहीं, जबकि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ गया पिछले 5-7 साल में। तो मेरे हिसाब से सिल्वर की शॉर्टेज को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, एक प्राइस रिएक्शन इसमें अपवर्ड साइड पे आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड आइडिया है, लेकिन इस माहौल में जहां आप इक्विटी को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के वेट कर सकते हैं, तो उसमें क्या करें, उसमें बजाय कहीं और लगाने की बजाय इसमें लगा सकते हैं, या बैंक डिपॉजिट में जैसे रखते हैं लोग, ऐसे ये एक डिपॉजिट का जरिया है कि आपने कुछ समय के लिए कर दिया, एक आध साल शायद आप होल्ड कर सकते हैं तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन आई थिंक इट इज अ गुड बेट एट दिस पॉइंट। ओके, तो आपका झुकाव सिल्वर पे ज़्यादा है प्रीशियस मेटल्स की। अगर मैं बात करूं तो आप गोल्ड वर्सेस आई थिंक सिल्वर में प्राथमिकता इस वक्त सिल्वर को दे रहे हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स पे, और स्पेशली अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे मेटल्स में एक मूव फिर शुरू हुआ है प्रकाश जी। आज मेटल इंडेक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। टाटा स्टील, JSPL, हिंडाल्को, नाल्को, इवन NMDC। अभी मेटल्स पे क्या व्यू है आपका इस वक्त? क्या चीज़ करने लायक मेटल्स में? फेरस, नॉन फेरस, कौन सी बास्केट ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको इस वक्त? तो देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये मेटल्स में चमक कहाँ से आई। कुछ समय पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि स्टील के भाव एकदम मतलब बॉटम पे आ गए हैं, चाइना में और प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है इस भाव पे, कोई सप्लाई डिमांड साइड एकदम ठंडी पड़ी हुई है। तो ये हुआ क्या है, ओवरनाइट चेंज, जो वो चेंज इसलिए हुआ है कि जो इंटरेस्ट रेट यूएस में घटने की उम्मीद बन रही है, उससे एक एक मानना ये है लोगों का कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ झुकाव वापस होगा, नया कैपेक्स शुरू होगा, और अगर वो होता है तो फिर आपको मेटल की डिमांड रिस्टोर होते हुए दिखती है। लेकिन पहला जो मूव आता है हमेशा इस टाइप के सेटअप में, वो नॉन फेरस में आता है। तो स्टील में आने में थोड़ी देर है, और हमारे यहाँ लेकिन एक थोड़ी सी पोजिशनिंग अलग ये हो जाती है कि जो प्रोडक्शन है हम लोग का डोमेस्टिक लेवल पे, उससे इंटरनेशनल सिर्फ प्राइस हम लोग इंटरनेशनल उसे रेफर करते हैं, लेकिन डिमांड जो है वो हमारी बहुत ही ज्यादातर मतलब जो है वो डोमेस्टिक है, घरेलू खपत है। तो वो खपत को देखते हुए मुझे लगता है, अगर आप देखें जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड हो रहा है, रेलवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे जो कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है, बहुत एफिशिएंटली बन रहा है काम वहां पे, फाइनल प्रोडक्ट,
और जो स्पेशलाइजेशन है उनका इन सब प्रोडक्ट्स के, इन सब एप्लीकेशन में सप्लाई करने का, उसको देखते हुए मुझे लगता है एक सेल में आपको अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये 135-40 से सीधा आपको 200 के ऊपर निकल जाए इमीडिएटली, बट हाँ, एटलीस्ट मार्केट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता जरूर रखता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, और आपको ये पता है कि अगर कुछ गिरावट आती भी है मार्केट में, तो आपके पास एक ठोस इन्वेस्टमेंट का विकल्प है जो जिससे घबराएंगे नहीं आप। भाव बेशक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है, तो लिहाज से, उस लिहाज से अगर आप देखें, सेल प्रोबब्ली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। प्रकाश, आफ्टरनून। आईटी पर आपकी क्या राय रहेगी? इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है, और मैं इसीलिए दोबारा पूछ रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा डायरेक्शन मिल गया है कि या उम्मीद फिर से जग गई है कि सितंबर में रेट कट होता हुआ दिखाई देगा। मोर देन दैट, जो कॉन्फिडेंस जे पावेल की स्पीच में था कि मार्केट इतना टाइट नहीं है, क्या आपको लग रहा है ये ओवरऑल आईटी कंपनियों के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा? क्योंकि चाहे वो इन्फोसिस का मैनेजमेंट हो, टीसीएस का मैनेजमेंट हो, उन सब ने कहा था नियर टर्म में विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन शायद जे पावेल की उस स्पीच में थोड़ी सी विजिबिलिटी दिख रही है या इम्प्रूव हो रही है। नहीं, बिल्कुल अर्चना, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो विजिबिलिटी की हम वो कर रहे हैं, हम जिसके लिए नजर रखे हैं जिसपे, वो विजिबिलिटी मेरे हिसाब से आपको यूएस कंपनीज की तरफ से नए कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आएगी वो नवंबर के यूएस इलेक्शन के बाद ही आएगी। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जो पॉलिसी परस्यू होने वाली है वो डेमोक्रेट्स की बहुत अलग है और डोनाल्ड ट्रंप साहब की साइड की बहुत अलग है। तो होने क्या वाला है कि जब ये क्लैरिटी आएगी कि कौन फाइनली व्हाइट हाउस में बैठ रहा है और किस सरकार का गठन होना है, उसके बाद आपको कंपनीज का केपेक्स बनता हुआ दिखेगा, नए शुरुआत दिखेगी एक नए केपेक्स साइकिल की। अब वो नया केपेक्स साइकिल एनर्जी में आता है, सर्विसेज में आता है, एआई में आता है, कि वापस वो हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस की तरफ जाता है। ये सब चीजें क्लैरिटी जो है मेरे हिसाब से अभी तो नहीं आएगी। ये जो हमने आज जो चाल देखी है या कुछ समय से हम समझ रहे हैं आईटी में जो एक आया है, वो इसलिए है कि आईटी ने अंडर परफॉर्म किया हुआ था, इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद बन गई, एक सामने आपको समय सूची मिल गई कि सितंबर में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, पर एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट घटने की का अंदेशा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो उस लिहाज से है, बट आई वुड नॉट रियली फील कि इससे बहुत बड़ी रैली आएगी। अगर कोई कंपनी आपको इसमें से एलोकेशन करना हो तो बड़ी कंपनीज में करिए, और उसमें से विप्रो को देखिए। मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से जो विप्रो में कंसल्टिंग का बिजनेस है, वहां पे आपको पहले इंप्रूवमेंट आते हुए दिख सकता है, रादर देन द स्पेंड्स ऑन अदर आईटीएस बिजनेस। जो जो बाकी की कंपनीज है उनके पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले काम जो चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नया ऑर्डर विन आएगा, ये थोड़ा सा इट्स टू अर्ली, इफ नॉट थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। बट विप्रो जैसी कंपनीज में आपको शायद इंप्रूवमेंट दिख जाए। अब आपने दो दफा कहा अगर बाजार में गिरावट आती है, आप उम्मीद कर रहे हैं गिरावट आएगी, या फिर आपको कुछ आभास हो रहा है कि एक्स कारण से बाजार फिसल सकता है? आई विश आई न्यू किस कारण से अर्चना बाजार गिरेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, और बाजार कौन से स्तर से गिरेगा ये तो बिल्कुल ही मेरे बस का है नहीं। बट एक चीज जो मुझे समझ आ रही है कि मार्केट को जो हम ओवर वैल्यूड गिन रहे थे, वहां पे जो करेक्शन आया वो बहुत ही तेज आया। तो हम उतरे तो एलिवेटर से, और अब धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस पुराने नए लेवल्स पे आ गए। वो अटकलें लग रही है कि नई ऊंचाइयों पे भी हम जाएंगे, 25,058 के ऊपर निकल जाएंगे। सो आई एम सेइंग ये सब चीजें होती रहेंगी क्योंकि ये निफ्टी का इंडिकेशन है। लेकिन आप कुछ पॉकेट्स को देखिए, और बहुत क्लियरली डिफेंस में, कई जगह पावर कंपनीज में, कई जगह रेलवे कंपनीज में गिरावट आई है। ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आई है। तो निफ्टी बेशक 25078 को लांग जाए, लेकिन कई लोगों की कंपनीज जो पोर्टफोलियो में है उसमें तो भाव में अभी भी 10-15-20% की गिरावट दिख ही रही है आपको। सो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी ओवर वैल्यूएशन की वजह से वल्नरेबिलिटी। तो अगर ट्रिगर कोई आया जो हमको आज नहीं पता है, जिसको हम अननोन कहते हैं कि भाई एक ब्लैक स्वान कहते हैं, जो भी कहें इसको नाम जो भी दें, लेकिन वो हमको किसी को नहीं पता है, तो वो आएगा तो मार्केट वापस से एक रिएक्शन आपको देगा जो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है नेगेटिव साइड पे। तो आई डोंट नो वो कौन से लेवल पे आता है, तो कंफर्ट वैल्यूएशन के तौर पे नहीं है। और खास करके आप जो छोटी कंपनीज के वैल्यूएशन देख रहे हैं, जो जिस प्रकार के एसएमई आईपीओ फाइल हो रहे हैं, मतलब एक अलग ही माहौल बना हुआ है। तो ये सब जब होता है तब थोड़ा सा फ्रॉथ जब बन जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग दूर हो जाते हैं कि भाई वैल्यू बाइंग तो इसमें हो ही नहीं पाएगी, और हम लोग को मोमेंटम खेलना आता नहीं है।
तो हो सकता है दूसरे निष्णात जो है वो टेक्निकल यूज करके मोमेंटम को खेल के कर सकते हैं, बट आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस। एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा कई पॉकेट्स में अभी भी आपको दिख रही है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, एक ओएमसी का पॉकेट है, उसमें इंडियन ऑयल जैसी कंपनी डिविडेंड यील्ड के तौर से ले लीजिए या अंडर वैल्यूएशन के तौर पे ले लीजिए या रीजनेबल वैल्यूएशन बोलिए, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 40,000 का प्रॉफिट दर्ज किया है FY24 में, सो 6 सवा 6 के पी पे मिल रही है। सो आप एटलीस्ट सेफ्टी है वहां पे, मतलब 6 का पी दे रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये घट के कितना हो जाएगा। लेकिन कई जगह जहाँ पी मल्टीपल्स बहुत एक्सपैंड हो चुके हैं, वहां पे थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी। ओके अच्छा, बात एक दो स्पेस और जिस पे आज सुबह भी बात हुई थी, अभी बात हुई है, और वो है डायग्नोस्टिक स्पेस। डायग्नोस्टिक स्पेस टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में प्रकाश सर, और मतलब मैं अगर ड्यूरिंग कोविड पोस्ट कोविड वाले आई थिंक लेवल से कंपेयर करूँ तो अभी भी आई थिंक प्राइस मोर देन हाफ, आई मीन उससे भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इस बार की आपने अर्निंग्स को देखा होगा सर, इनमें से कुछ पिक करने का मन है क्या? डॉक्टर लाभ पैथ लैब या फिर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स या फिर मेट्रोपोलिस? तो मैं मानता हूं कि डायग्नोस्टिक स्पेस में जो वैल्यूएशन आज है वो पहले से कई हल्के हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए कि उस टाइम वैल्यूएशन बहुत ही ओवर द टॉप थे, मतलब एक अलग ही टाइप की उत्तेजना थी कि ये कंपनीज को ही काम मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन डायग्नोस्टिक्स में जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए आने में जो समय लग रहा है, जो कंपेटिटिव इंटेंसिटी ऑफ कोर्स पहले से कम है, लेकिन मेट्रोपोलिस की कमेंट्री देखिए, डॉक्टर बहुत पॉजिटिव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि कोई ये इस टाइप का नहीं है कि 25-30% के अगर पे वो ग्रो होते ही रहेंगे, ऐसी कोई विजिबिलिटी नहीं आई है। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि हम लोग तो वैल्यूएशन वहां ज्यादा देते हैं जहां आज ग्रोथ नहीं है बट कल आ सकती है, तो जो पीजी का कॉन्सेप्ट आता है, तो उस लिहाज से अभी भी इसमें थोड़ी सी वैल्यूएशन की वो है, एक्सपेंसिव लगते हैं। छोटी कंपनीज हैं कुछ जो मॉडल जिनके अलग है, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक का हमने नाम लिया, वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है कि अशोर्ड बिजनेस है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी अलग टाइप की है, इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि वो जो B2G2B मॉडल वाला जो फॉलो कर रहे हैं। सो इस टाइप की कंपनीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं है डायग्नोस्टिक कंपनीज में। ये तो मार्केट रोज एक नया सेक्टर ढूंढ लेता है जिसके अंदर एक इंटरेस्ट आ जाता है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई चेंज आया है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आगे चल के आपको रिवॉर्ड कर दे। प्रकाश, बजाज ऑटो पर क्या व्यू है? क्योंकि बजाज ऑटो का मैनेजमेंट हमारे नेटवर्क पर ये कह रहा था कि ये सीएनजी बाइक्स का खूब पोटेंशियल दिख रहा है, नियरली 60,000 बाइक्स की सेल्स एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आगे। क्या ये ईवी के साथ एक और फेदर इन द कैप रह सकता है कंपनी के लिए? वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो प्राइस सेंसिटिविटी हमारे मार्केट में है अर्चदा, उसमें आपको पता है कि बड़े से बड़ी गाड़ी लेते हुए भी आदमी पूछ रहा है कि माइलेज कितना देगी, और अगर वो माइलेज अच्छी है और वो कॉस्ट आपको तेल के भाव से सीएनजी की कम दिख रही है और झंझट नहीं है, क्योंकि सीएनजी तो हर जगह आपको मिल जाता है, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, चाहे वो टैक्सी हो या ऑटो हो या बसें हो, सीएनजी पंप मिल जाता है। तो आप इंटरसिटी भी अगर ट्रैवल करना चाहें तो इन बाइक्स पे कर सकते हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे, भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने की भी वो करेंगे, वो ईवी वहां तो बिल्कुल प्रेजेंस अभी आते हुए बहुत समय लगेगा, तो वहां पे ये जो है एक बहुत बड़ा गैप फिल करती है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को हो जाए, लोग एक दूसरे को देखें यूज करते हुए, सुने कैसा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी जो ग्रोथ है तो ये एक स्ट्रेट थोड़ा सा सॉफ्ट कर्व रहेगा कि धीरे धीरे चलेगा और फिर एकदम से टेक ऑफ कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस आ गई तो। मैं सारा इसमें दामोदर इस पे प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस के पे है, क्योंकि वो अगर होता है तो आई थिंक व्हाट राजीव बजाज इज क्लेमिंग कैन डेफिनेटली हैपन। सो एक पोटेंशियल तो बहुत है इसमें, अब थोड़ा समय देना पड़ेगा और कुछ। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणी रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।